शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड। तो 2023 के लिए इंडिया को मेज़बान के रूप में चुना गया है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है इंडिया को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन होगा तो उसके सत्र के रूप में भारत मेज़बानी करेगा। ठीक है, मतलब उसका आयोजन भारत में होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया है, ये जानकर खुशी हो रही है कि भारत को 2023 के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेज़बानी के लिए चुना गया है और मुझे विश्वास है कि आईओसी का ये सत्र यादगार रहेगा और विश्व के खेल जगत के लिए सकारात्मक परिणाम देगा, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। और भी थोड़ी यदि डिटेल आप देखोगे तो इसमें बताया जाता है कि मुंबई इसकी होस्टिंग करेगा 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन का। रिलायंस चेयरपर्सन और आईओसी मेंबर नीता अंबानी एक्सप्रेस्ड हर डिलाइट एट ओलंपिक मूवमेंट रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर 40 ईयर अवेट। 40 साल का इंतजार इंडिया को करना पड़ा है। Mumbai was today elected as the host of the 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC शॉर्टकट में जिसको हम कहते हैं सेशन। द IOC मीटिंग इन मुंबई कुड सी द इलेक्शन फॉर द 2030 विंटर ओलंपिक होस्ट कंट्री एंड द स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर द लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक गेम्स। मतलब कि यहाँ पर बात करी जाती है IOC की जो मीटिंग होगी मुंबई में, ठीक है, कुड सी द इलेक्शन फॉर 2030 विंटर ओलंपिक होस्ट। मतलब कि 2030 में विंटर के जो ओलंपिक होंगे उसका होस्ट कौन करेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर द लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक गेम्स। 2028 में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं लॉस एंजल्स में, तो इसके लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स वाले प्रोग्राम रखे गए हैं इसके बारे में भी यहाँ पर विचार किया जाएगा। द सेशन इज़ लाइकली टू बी हेल्ड इन मई और जून 2023। मई या फिर जून 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं सेशन की या फिर सत्र की, तो यहाँ पर उसको भी समझाया जाता है कि आईओसी सेशन क्या होता है। इज़ द कमिटीज़ एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। मतलब हर साल इसकी मीटिंग होती है। इसके जो भी मेंबर्स हैं, देयर आर 101 वोटिंग मेंबर्स। मतलब 101 ऐसे देश हैं जो वोट देने का जिनको अधिकार दिया गया, और 45 जो रहते हैं सम्मानित मेंबर्स रहते हैं, सम्मान में उनको बुलाया जाता है। द मेंबर्स डेलिब्रेट ऑन एंड डिसाइड की एक्टिविटीज़ ऑफ ग्लोबल ओलंपिक मूवमेंट इंक्लूडिंग एडॉप्शन और अमेंडमेंट ऑफ ओलंपिक चार्टर। मतलब कि यहाँ जो एक वर्ड आया है डेलिब्रेट, ठीक है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। तो मतलब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो ग्लोबल ओलंपिक होने वाला है उसकी क्या क्या एक्टिविटी रहेंगी। इसमें इंक्लूड है एडॉप्शन ऑफ या फिर अमेंडमेंट ऑफ ओलंपिक चार्टर, यदि ओलंपिक के चार्टर में कुछ बदलाव लाना है नियम कानून में। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ आईओसी मेंबर्स एंड ऑफिस बेयरर्स। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ ओलंपिक गेम्स होस्ट सिटी। In the session held in Beijing today, Mumbai received 99% of the votes in favor of its bid from the delegates taking part. 75 members endorsed the city's candidature. इसके यदि हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो बताया जाता है कि 1983 में ही ऐसी मेंबरशिप इंडिया को मिली थी कि उसने किसी कमेटी के सेशन का आयोजन अपने देश में किया था। 1983 में पहली बार, ठीक है, ये आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम देखने वाले हैं वो है इंदौर में गोवर्धन प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसी से रिलेटेड आई है। तो इसमें उनके कुछ भाषण में कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि इसमें बताया जाता है अपने शहरों को प्रदूषण से फ्री रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है वो मेनली इसीलिए है, प्रदूषण से शहर को फ्री करना है और जो गीला कचरा है उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना है। और बताया जाता है कि शहर में घरों से जो गीला कचरा निकलता है, इसके अलावा गांव में
पशु, खेत से मिला कचरा है, ये सब एक प्रकार से गोवर्धन ही इसको कहा जाता है। ठीक है, गोवर्धन। शहर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन से हम बनाएंगे स्वच्छ ईंधन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन। ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है, ऐसा मोदी के द्वारा कहा गया है। अब फिर इस सीरीज की हर कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर इंदौर का ये गोवर्धन प्लांट अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देने वाला है। और आगे बताया जाता है कि न केवल इंदौर में, आने वाले 2 साल में देश के 75 जो बड़े बड़े शहर हैं, नगरीय निकाय हैं, इस प्रकार के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने का काम चालू है। और यहाँ पर बताया जाता है कि सबसे पहले जो कूड़ा कचरा है उससे या तो खाद बनाई जाएगी, ठीक है, खाद, और दूसरी चीज़ यहाँ से गैस बनाई जाएगी और इसी गैस का यूज़ किया जाएगा फिर बसों को चलाने के लिए। आगे बताया जाता है ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने, और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हज़ारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी चालू हो गई है। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई जाती है। गोवर्धन योजना की बात करें, मतलब कि कचरे से सोना बनाना, कंचन बनाना। हमारे अभियान का जो असर रहा है उसकी जानकारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगी वो उतना ही अच्छा है। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट से इंदौर को हर दिन 17 से 18,000 किलो बायोगैस सीएनजी मिलेगी। इसके अलावा 100 टन जैविक खाद भी यहाँ से रोजाना मिलने वाली है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है। बताया जा रहा है सीएनजी से प्रदूषण कम होगा और इसीलिए प्रति व्यक्ति को जीवन जीने में भी सुविधा बढ़ने वाली है। यहाँ से जो जैविक खाद निकलेगी उससे हमारी धरती को भी नया जीवन मिलने वाला है। अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है कि जो सीएनजी हम यहाँ से बनाएंगे उससे इंदौर शहर में हर रोज़ 400 बस हम चला सकते हैं। इस प्लांट से सैकड़ों युवाओं को किसी न किसी रूप में रोजगार मिलने वाला है, मतलब ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने में भी ये मदद देगा। कुछ फैक्ट यहाँ से और निकलते हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के निस्तारण की बात को लेकर के करें तो सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये पॉइंट यहाँ से निकलता है। 2014 से तुलना करोगे ना तो अब देश में शहरी कूड़े के निस्तारण की जो क्षमता है वो 4 गुना तक बढ़ गई है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए 1600 से अधिक निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है। ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हमारा प्रयास है कि अगले कुछ साल में देश के हर गाँव में इस तरह की व्यवस्था करेंगे। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाएँ भारत के शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी को भी एक नई शक्ति दे रही हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे वाटर प्लस वाली बात। इंदौर ने वाटर प्लस की उपलब्धि भी हासिल की है। ठीक है, जब किसी शहर के जल स्रोत साफ रहते हैं, नाले का गंदा पानी उनमें नहीं गिरता है, तो एक अलग ही जीवंत ऊर्जा उस शहर में आ जाती है। गवर्नमेंट का प्रयास है कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा शहर वाटर प्लस बनेंगे। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं वहाँ गंदे पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। अब फिर हम बात करते हैं पेट्रोल में जो हम एथेनॉल मिलाकर के बेचने वाली बात करते हैं ना, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर की गाड़ियाँ हम चलाएंगे। तो सरकार कह रही हमारे पास तेल के कुआं नहीं है, पेट्रोलियम के लिए हमें बाहर से डिपेंड रहते हैं, लेकिन हमारे पास बायोफ्यूल के एथेनॉल बनाने के संसाधन तो मौजूद हैं। ठीक है, हम बायोफ्यूल से एथेनॉल बना सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पहले आ चुकी थी। ये हमारी ही सरकार है जिसने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। 7 से 8 साल पहले जो है ना, एथेनॉल की जो मात्रा है पेट्रोल मिलाई जाती थी वो 1%, 1.5%, 2%, लेकिन आज इंडिया की जो कैपेसिटी है वो 8% पर हो गई है। इसके अलावा बताया जा रहा 2014 से पहले देश में करीब 40 करोड़ लीटर एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई होता था। आज भारत में 300 करोड़ लीटर से ज़्यादा एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है और उसकी सप्लाई होती है।
कहाँ 400 और कहाँ 340 और कहाँ 300, यहाँ पर ऐसा थोड़ा तुलना करी जाती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। तो बताया जाता है भारत सरकार पूरे देश में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब कि ये जो हैं पार्टिकुलर प्राइवेट व्हीकल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पब्लिक वाले, चाहे वो बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे देश में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग स्टेशन हैं, उनका विकास करेगी, उन लोग का डेवलपमेंट करेगी पूरे इंडिया में। सरकार के प्रयासों से पिछले 4 महीने में 9 बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है, ऐसा यहाँ बताया जाता है। और अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच इन 9 शहरों में 678 अतिरिक्त सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। अभी हाल में यदि हम बात करें तो 1640 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जरों में से 9 शहरों में लगभग 940 हैं। देश भर के प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर तेल विपणन कंपनियों की ओर से 22,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ऐसा टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखेंगे द हिंदू से। तो द हिंदू की पहली न्यूज़ जो आई है फॉरेन वाले हिस्से की न्यूज़ है। रसिया और यूक्रेन के रिलेशन को यहाँ पर बताया जाता है। इसमें बताया गया है कि रसिया ने स्टार्ट कर दिया है न्यूक्लियर ड्रिल्स को, मतलब कि न्यूक्लियर अभ्यास, परमाणु जो हथियार होते हैं उनके अभ्यास को रसिया ने चालू कर दिया है यूक्रेन की बॉर्डर को, ऐसा बाइडन का कहना है। बाइडन सेज वार एमिनेंट, ठीक है। और ये बात बताती है कि रसिया एक प्रकार से चाह रहा है कि युद्ध हो ही जाए। फोर्सेस मूविंग क्लोजर टू बॉर्डर, ऑस्टिन का कहना है, और जो फोर्स हैं वो बॉर्डर के किनारे किनारे मूव होते जा रही हैं। और ये पिक्चर भी यहाँ पर दिखाया जाता है, रशियन सोल्जर्स टेकिंग देयर पोजीशन ड्यूरिंग ए मिलिट्री डील इन बेलारूस। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने लॉन्च कर दिया है एक्सरसाइज बाय स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्स, ठीक है, स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर मिसाइल फोर्सेस को, कहाँ पर, यूक्रेन की बॉर्डर पर या फिर अपनी बॉर्डर पर। एस वाशिंगटन सेड रशियन ट्रूप मास्ड नियर यूक्रेन्स बॉर्डर वर पोज्ड टू स्ट्राइक, मतलब कि एकदम स्ट्राइक के लिए वो तैयार है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि ही इज़ कन्विंस्ड द मिस्टर पुतिन हैड डिसाइडेड टू अटैक यूक्रेन। इसके अलावा इनका कहना है कि हम काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका का ऐसा कहना है। और आगे बताया जाता है वी हैव रीजन टू बिलीव दैट द रशियन फोर्सेस आर प्लानिंग टू एंड इंटेंड टू अटैक यूक्रेन इन कमिंग वीक, आने वाले हफ्ते में बिल्कुल अटैक हो सकता है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा जाता है। अब यूक्रेन में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और अपने आप को यहाँ से अलग करने की बात करते हैं, ठीक है, ये डिमांड उठाते रहते हैं वहाँ से। तो यही बात यहाँ पर बताई जाती है, रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट, और इनका सपोर्ट कौन करता है, रसिया करता है। तो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट लीडर, रसिया समर्थित जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, अलगाववादी जो नेता हैं इन ईस्टर्न यूक्रेन की हम बात करें, अर्लियर डिक्लेयर्ड मिलिट्री मोबिलाइजेशन, इन्होंने मिलिट्री के मोबिलाइजेशन को डिक्लेयर करा था ए डे आफ्टर ऑर्डरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन टू एवैक्यूएट टू रसिया, मतलब कि आप खाली कर दो रसिया चलो। द ड्रिल्स बाय रशियंस न्यूक्लियर फोर्सेस ऑन सैटरडे इन्वॉल्व द लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, द डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो पश्चिम बंगाल से हम देख रहे हैं। बताया जाता है वहाँ की जो राज्यपाल हैं, विधानसभा का सेशन बुलाने संबंधित जो सिफारिश है उसको वापस कर दिया है। अब वापस क्यों कर दिया है इसको हम देखेंगे। ज़्यादातर गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद होते ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट में अलग सरकार है। अब चूंकि जो राज्यपाल रहता है वो केंद्र सरकार का आदमी रहता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्सर वो केंद्र सरकार के हिसाब से काम करता है।
और कई बार उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो जो चुनी हुई सरकार है उसके कामकाज में दखलंदाजी करते रहता है। ठीक है, जबकि उसका काम ये है कि वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी निगरानी करने का काम उसका रहता है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। इन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 7 मार्च से जो विधानसभा चालू होने वाला था, सेशन चालू होने वाला था, उसको बुलाने संबंधी सिफारिश को वापस भेज दिया है। अब इन्होंने ट्वीट करा था, इन्होंने फाइल वापस कर दी है क्योंकि राज्य की जो मंत्रिमंडल है इसने सिफारिश नहीं की थी, ऐसा नियम है। तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 7 मार्च को विधानसभा बुलाने की सिफारिश को संवैधानिक अनुपालन के लिए वापस करना पड़ा है, क्योंकि राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 166(3) के तहत कामकाज के नियमों का पालन करने के बाद मंत्रिमंडल द्वारा की गई सिफारिश पर ही उसको बुलाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ है एफटीए से रिलेटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी सेपा साइन हुआ है यूएई के साथ में इंडिया का। अब एफटीए के बारे में बात करी जाती है कि मई के महीने में ये साइन हो सकता है इंडिया और यूएई के बीच में। सेपा में कुछ कुछ जो टैक्स वगैरह थे, टैरिफ थे, उनको रिड्यूस करने की बात करी जा रही थी, कितना % तक हम कम करेंगे, उनकी तरफ से कितना कम किया जाएगा। और यहाँ से एफटीए की बात करी जाती है। इसमें बताया जाता है इंडिया और यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर यूनाइटेड अरब एमिरात कंप्लीट द ऑफिशियल प्रोसेस। मतलब यूएई की तरफ से जब तक ऑफिशियल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है उसके बाद ही ये एफटीए साइन होने वाला है, ऐसा कहना है कॉमर्स सेक्रेटरी BRV सुब्रमण्यम का। और बताया जाता है, एक प्रेस में इंटरेक्शन में उन्होंने बताया था, एफटीए विल इंश्योर एडवांटेज फॉर एक्सपोर्ट्स। हमारी तरफ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट में हमें फ़ायदा होगा। लाइकली टू प्रॉम्प्ट इंडियन ऑन ज्वेलरी बिजनेसेस। हमारे यहाँ जो ज्वेलरी का बिजनेस है ना वो बढ़ जाएगा। हम वहाँ से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और गोल्ड से ज्वेलरी बना करके फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग ए मैक्सिमम 60 डेज़, कम से कम 60 दिन लग जाएगा यहाँ पर बताया जा रहा है, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इफेक्ट में आने के बाद से। एफटीए के बारे में कुछ बेसिक बातें यदि हम देखें तो इसमें बताया जाता है एफटीए का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में जो ट्रेड होता है एकदम फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का टैक्स कंट्री नहीं लगाएगा, लगाएगा भी तो एकदम कम, नहीं के बराबर टैक्स लगाएगा। और भी ऐसे कुछ बैरियर रहते हैं जो कि आयात निर्यात को बाधित करते हैं, उनको भी ब्लॉक करने की बात यहाँ पर की जाती है। एफटीएस आर अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स दैट प्राइमरली एग्री टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। 2 चीज़ों के यहाँ पर ख़त्म करने की बात करी जाती है। आगे बताया जाता है लास्ट 2 डिकेड, यदि पिछले हम 20 साल की बात करें, हैव विटनेस्ड ए स्पर्ट इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पिछले 20 सालों में एफटीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया हैज़ बीन नो एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड, और इंडिया इससे भी बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है 2019 की बात है, इंडिया ने 16 इस प्रकार के एग्रीमेंट किए हैं। वेरियस स्टडीज़ हैव कन्विंसिंगली इलस्ट्रेटेड दैट फ्रॉम ए मार्केट एक्सेस परस्पेक्टिव इंडिया हैज़ नॉट गेन्ड फ्रॉम इट्स एफटीए। लेकिन इसके कुछ कंसर्न भी हैं जो कि यहाँ पर बताए जाते हैं। कंसर्न वाली बात करें तो इसमें बताया जाता है चूँकि हमारे यहाँ से गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमारा जो इम्पोर्ट है ना एफटीए होने के चलते चलते इंपोर्ट ज़्यादा ही रहा है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो नहीं बढ़ पाया है। और भी कुछ कंसर्न रहते, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में जब साइन हो रहा था ये एफटीए, तो उस टाइम में बताया जाता था यदि ऑस्ट्रेलिया अपने डेयरी वाले प्रोडक्ट को हमारे यहाँ पर बेचना चालू कर देगा ना, तो हमारा जो लोकल मार्केट है, जो किसान लोग हैं, वो उनका जो व्यापार है पूरा बैठ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस वाले पेज से। साइंस वाले पेज में एक टेलीस्कोप की बात करी जाती है। पुणे
टेलीस्कोप हेल्प्स इन ए मेजर ब्रेक। पुणे की एक टेलीस्कोप है, उसने किस प्रकार से वैज्ञानिकों की मदद की है, इसके बारे में ये न्यूज़ आई, इसको देखते हैं। बताया जा रहा है एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, यहाँ के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वैज्ञानिक हैं पुणे एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन यूएस हैव यूज्ड द जायंट मीटर वेव रेडी टेलीस्कोप